आपको मैंने शेयर कर दिया था व्हाट्सएप पे। डीपी भी मिली आप लोगों को? हाँ जी, सब मिली थी, 2 थी। फॉलोइंग। हाँ, हो गई सर। चलिए, उसमें किसी को डाउट हो, डीबीपी में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट्स इन द डीबीपी? नो सर। बाकी लोग? Yes, question without. अच्छे डाउट है क्या? शिवम प्रेजेंट कर कुमार, आपकी दूंगा। आवाज ब्रेक होके आ रही है मेरे पास। आपको कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 10 में तो फिगर ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 डीबीपी ओपन करो, शेयर करो जरा। डीबीपी ओपन करके शेयर करें जरा। मैं करूँ क्या? चलो दिनांक तुम पढ़ लो। शिवम तो पता नहीं कहाँ चला गया, आवाज बंद हो गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था इसने? 10। 10 फर्स्ट डीबीपी राइट? हाँ सर, ये तो भेजा ही था मैंने आपको व्हाट्सएप पे। इसमें फिगर नहीं है बेटा, छोड़ दो। इसमें रिपोर्ट कर दिया है, इसमें फिगर आना चाहिए था, फिगर मिसिंग है इस क्वेश्चन में। और बोलो, और कोई डाउट? किसी को डीपीपी जो 2 डीपीपी मिली उसमें पहली डीपीपी या दूसरी डीपीपी में कोई भी डाउट है? किसी को कैसा भी डाउट है? एनीवन? So question number 10. नमन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बोल रहे हो? नमन, आई कांट हियर यू। So question number 10. 10 क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा फिगर मिसिंग है, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 14। क्या श्लोक बेटा, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। 14 ओपन करना निशान जरा। हाँ बेटा, इसमें डाउट बताओ श्लोक। सर इसमें क्वेश्चन वेलोसिटी चल रहा था, एक्सेलरेशन तो 0 होगा। शिवम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। Anyone who can understand the Shivam's voice or something, जो मुझे एक्सप्लेन कर देगा शिवम क्या पूछ सर रहा है? अभी उसने सर बस यही बोला कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो पता नहीं कुछ बोल के चला गया। वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है ये तो आपको ही बताना चाहिए ना बेटा। वो तो 0 होगा एक्सेलरेशन। तो 0 होगा तो 0 होगा, फिर इसमें पूछना क्या है? एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स हैज टू बी 0, दैट्स इट। यही तो उसमें अप्लाई करना है। तो किसी भी ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आएगा। एनीवन एल्स? और कोई डाउट? जरा क्वेश्चन नंबर 13 बताना यार, क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 में? नमन को डाउट है। हाँ बेटा, इसमें क्या बताऊं नमन? सर ये तो वही है ना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल वाला। नमन बेटा, ये तो रिलेटिव मोशन वाला क्वेश्चन है बेटा। So question number 14 था, मैंने नंबर क्वेश्चन नंबर 14 था। 14 में क्या डाउट था? कोई डाउट है? सर वो मैंने गलत मतलब कॉन्सेप्ट गलत लगा लिया था, अभी मेरे को समझ आ गया। ओके चलो, अच्छी बात है। एनी अदर डाउट इन सर एनी डीबीपी? सर क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 6 सर 9। 6 में क्या है? Consider a moving car on a straight road with a speed of 100 meter per second. The distance at which the car can be stopped is mu k is equal to 0.5. फ्रिक्शन निकाल दो बेटा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इनटू एम, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन की हेल्प से एक्सेलरेशन निकाल लोगे मास से डिवाइड करके। इनिशियल वेलोसिटी 100 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में कुछ आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ऐसा आ जाएगा। ओके सर। सिंपल क्वेश्चन है यार। सर 9th क्वेश्चन। 9th में क्या बेटा, हर्षित बोलना, 9th में क्या दिक्कत है? सर मेरा इसका आंसर गलत आ रहा है, इसको ऐसे ही करेंगे ना। आपने म्यू क्या एम किया जी। मुझे ये बताओ पहले, हर्षित किया क्या? सर म्यू एम जी कोस थीटा फ्रिक्शन प्लस एम जी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट अपॉन 500 न्यूटन, क्योंकि वन मैन 500 फोर्स लगाएगा। आप बोल रहे हो कि आपने क्या किया, म्यू एम जी कॉस थीटा। सर म्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम जी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। नहीं मतलब कहाँ क्या लगाया, मुझे जरा ये तो बताओ कि किधर को लगाया, एम जी साइन थीटा किधर लग रहा है? सर दूसरी तरफ जिधर मैन पुल कर दूसरी रहा है तरफ उससे नहीं होता दूसरी बेटा, तरफ। दूसरी मुझे क्या मालूम, पहली तरफ क्या है तेरे अकॉर्डिंग? सर जिधर मैन पुल कर रहा है उससे दूसरी तरफ। अच्छा, और एम जी कॉस थीटा किधर लगेगा? सर म्यू एम जी कोस थीटा फ्रिक्शन लिया, फ्रिक्शन लिया, किधर लगेगा वो भी सर एम जी साइन थीटा की तरफ। एम जी साइन थीटा की तरफ, उसको किससे इक्वेट कर दिया? सर मैन जो फोर्स लगाएंगे 500 इंटू नंबर ऑफ मैन। तो बस इक्वेट कर दो, क्या दिक्कत आई उसमें? और मेरा 3 आंसर आ रहा है उसका। जरा वैल्यूज बताओ, क्या क्या वैल्यूज है? मास बताओ कितना दे रखा है? सर 200 केजी। 200 kg। कितना? 200। 200 kg is being pulled by angle 45 degree static friction 0.5. Each man can apply a maximum force of 500 Newton. तो ये हो गया 200 kg, तो यहाँ पे लग रहा होगा mg sin थीटा, प्लस इधर ही फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करनी, इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन। और अगर आप पुली की बात करो तो देखो, जो टेंशन होगा वही क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होगा। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जो अप्लाइड फोर्स होगा वही टेंशन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन की हो जाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा। आपने बोला कि सर टोटल फोर्स निकाल लो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। mg कॉमन निकाल लेंगे। म्यू की वैल्यू है 0.5, चाहो तो पहले एम जी, हाँ सही बात है, कॉमन निकाल लो। अच्छा, म्यू की वैल्यू है 0.5, कॉस थीटा इज 1/√2, 0.5 को मैं 1/2 बोल सकता हूँ, प्लस sin थीटा इज अगेन 1/√2। mg की वैल्यू कितनी है बेटा, मास है 200, g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो ये हो गया 2000। आंसर ये कुछ आ रहा है तुम्हारा, 3 कैसे आएगा? आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू n इंटू 500, एक मैन 500 न्यूटन लगा रहा है तो n इंटू 500, आप बोलोगे ये कैंसिल हो गया, 4, n की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 4/√2 ले लो, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये, 4/√2 इंटू 3/2। इसको पूरा सॉल्व करके 4.24 मैन आएंगे, पर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते तो सिर्फ कितनी आ रही है? लगभग लगभग 4.24। 4.24। हाँ, आपने फ्रैक्शन में बोला सर आदमी 4 होंगे या आदमी 5 होंगे, एग्री? हाँ, तो कम से कम मुझे कितने आदमी चाहिए? 4 आदमी तो नहीं लगा पाएंगे ना, 4 से ज्यादा चाहिए, मतलब 5 आदमी चाहिए। यस सर। हर्षित, नमन, किसका डाउट था ये? 3 कैसे आ रहा है बेटा तुम्हारा? सर कैलकुलेशन में गलती की होगी। इक्वेशन सर कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी। बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक करके पूछा करो ना यार, चेक करके पूछा करो बेटा। सर मैंने आप 2-3 बार कैलकुलेशन मिस्टेक में मतलब मास्टर से करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? चलो, और कोई डाउट?
चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आज हम बात करने वाले नए चैप्टर की। बंद कर दूं सर फिर? हाँ हाँ बंद करो। ओके सर। तो आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर की। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वर्क क्या होता है। देखो, जब भी किसी बॉडी पे एक फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये एक बॉडी है जिसपे फोर्स लगा है थीटा एंगल पर, तो आप बोलोगे कि सर अगर इस फोर्स से मान लो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, डी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, हमसे ध्यान रखना वर्क डन बाय किस फोर्स की बात होती है। ऐसे ही मत बोलते ना कि वर्क डन है, केवल वर्क डन से काम नहीं चलता है, आपको बताना पड़ता है कि वर्क डन बाय विच फोर्स। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ी बतानी पड़ती है, वर्क डन बाय विच फोर्स। मैंने कहा वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो work done by this force can be written as F dot D. Work done is nothing but the dot product of the force and displacement. अब यहाँ पे देखो फिर से वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे फिर से वेक्टर्स की बातें आएंगी, तो आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है तो वो दिक्कत फेस करेगा फॉर श्योर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। जिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे हम वर्क डन भी उसी फोर्स के द्वारा निकाल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एंगल थीटा है, तो आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा हैज टू बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आपको पता ना क्या वर्क डन कैसी क्वांटिटी होगा सर, स्केलर क्वांटिटी होगा। डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं इसकी यूनिट निकालने जाऊंगा ऐसा यूनिट, तो देखो क्या आएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसी आएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को हम नाम दे देते हैं जूल। इसी को हम नाम क्या देते हैं, जूल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई। आपको पता होना चाहिए सर ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये तो तब की बात है जब फोर्स एक कांस्टेंट लग रहा है, तो आप बोलो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा सर अगर हम बात करें बाय अ कांस्टेंट फोर्स, अगर हमारा कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप बोल सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू सिंपल आप क्या लिख सकते हो, एफ डॉट डी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, आपको फोर्स पता होगा, डिस्प्लेसमेंट पता होगा, उनके बीच का एंगल पता होगा। आपने बोला इसमें जरा केस देख लो, मैंने कहा अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप बोलोगे वर्क डन कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सिंपल एफ इनटू डी आ जाएगा। सेकंड केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो आप बोलोगे वर्क डन कितना हो जाएगा सर, माइनस एफ इनटू डी हो जाएगा, बिकॉज cos इनटू 180 डिग्री इज -1। इसका मतलब फोर्स आप आगे की तरफ लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड केस की अगर हम बात करें, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए, देखो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, तो आप बोलोगे वर्क डन कैसा कहलाएगा, 0 कहलाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो भाई जब जब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर मिलेगा, तो आप समझ जाना कि वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। ठीक है, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर व्हेनेवर अ कुली, एक कुली अगर सामान को सर पे रख के लेके जा रहा है, तो आप बोलोगे कुली सर उस वेट को किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, आप बोलोगे सर उसका वेट, बॉडी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, कुली उस वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बट ही इज मूविंग हॉरिजॉन्टल। तो sir, displacement of that block is in the horizontal direction. The force applied by the pulley is in the upward direction. The angle between the force and the displacement will be 90 degree. तो आप क्या बोलोगे, the work done by the pulley is 0.
तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुली आपसे पैसे मांग रहे हैं तो बोलना किस चीज के पैसे, आपका वजन तो कितना है, 0 है। ठीक है, ये सिर्फ कहने में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में आप ऐसे अटेम्प्ट ना करें, वरना वो कुली लोग काफी खट्टे हो जाते हैं, फिर है ना मारा पीटी भी हो सकती है। ठीक है, बट हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। सर ये सेकंड वाले का कोई एग्जांपल है? क्या हो गया बेटा? सर ये जो सेकंड वाला मतलब 180 डिग्री वाले का कोई एग्जांपल है वो बताना, ये समझ नहीं आया। बहुत एग्जांपल है बेटा, एक एग्जांपल क्या होता है, बहुत एग्जांपल है। हाँ सर, एक एग्जांपल भरे पड़े हैं बेटा, बट आप इमेजिन नहीं कर पाते, आपकी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है। चलो खैर, मैंने कहा सर अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, ध्यान रखना, तो आपका वर्क डन कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि सर आप भले ही आप बोल रहे हो कि फोर्स आप लगा रहे हो बट एक्चुअली वर्क आप नहीं कर रहे, वर्क कोई और कर रहा है। मैंने कहा अगर आपको पता हो आपके घर में अगर डॉगी हो, डॉगी को आप जब घुमाने लेके जाते हो तो डॉग क्या करता है, डॉग को आपको आगे की तरफ लेके, आप डॉग को घुमाने लेके जा रहे हो ऐसे ही तो बोलते हो, बट एक्चुअली जरा देखो डॉग आगे आगे भाग रहा होता है, आप पीछे पीछे भाग रहे होते हो। डॉग आगे आगे जा रहा है, ये डॉग जा रहा है, मान लो आप उसकी रस्सी पकड़ के आप क्या कर रहे हो, आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो। Dog का displacement is in the horizontal direction and your force is in this direction. Angle between the displacement of the dog and the force applied by you is greater than 90 degree. So the work done by you will be negative because the force is applied by you. So the work done by this force is negative. It means the work done by you is negative. It means actually you are not doing the work. The actual work is done by the dog. Dog आपको खींच के लेके जा रहा है, dog आपको घुमा के लेके जा रहा है। आप क्या बोलते हो, मैं dog को घुमाने लेके जा रहा हूँ, नहीं गलत बोलते हो। आप तो खींचे चले जा रहे हो, डॉग खींच के लेके जा रहा है ना, तो ऐसे केसेस में आप फोर्स लगा ले रहे हो बट आपका वजन कितना आ रहा है, 0, और सॉरी नेगेटिव आ रहा है। इट मींस द वर्क डन बाय यू इज नेगेटिव, इट मींस द समबडी एल्स इज डूइंग वर्क ऑन यू एंड दैट इज बेसिकली कौन, डॉग। डॉग क्या कर रहा है, डॉग आगे की तरफ जा रहा है, डॉग क्या कर रहा है, डॉग आगे की तरफ जा रहा है, डॉग फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, आपके ऑपोजिट फोर्स लगा होगा ना, ऐसे फोर्स लगा होगा। आप अगर रस्सी को इधर खींच रहे हो तो डॉग रस्सी को किधर खींच रहा होगा, नीचे की तरफ, है ना। तो अगर देखें डॉग का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। देखो दोनों के बीच में एंगल कैसा आ रहा है सर, थीटा इज लेस देन 0 90 डिग्री, इट मींस द वर्क डन बाय द डॉग इज पॉजिटिव। सो इन दिस केस द डॉग इज डूइंग द वर्क एंड द वर्क डन बाय यू इज नेगेटिव। मैंने कहा इसी तरीके से अगर आप देखो जब बॉडी ऊपर जा रही होती है, ठीक है, द बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। The displacement is happening in the upward direction and the work done is force is applied in the negative direction. दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा प्रशांत? So 180 डिग्री है। मिल गया तुम्हें एग्जांपल? Yes sir. Then in this case the work done by the gravity is the negative or minus f into d. अब अगर ये बॉडी नीचे आ रही होती तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है और ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ है। इन दिस केस आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे कई सारे केसेस पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को समझ लेना कि वर्क डन बाय नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव है तो मतलब वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव चीज है। बट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू। नेगेटिव और पॉजिटिव उनकी वैल्यू का पार्ट होते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन तो है नहीं ना, वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा सर अगर मेरा फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स इज वेरिएबल, अगर मेरा फोर्स अब कांस्टेंट ना हो, फोर्स वेरिएबल है, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, बिकॉज आपको नहीं पता ना सर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, फोर्स का एंगल भी अलग अलग हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो भाई साहब कौन सा वाला फोर्स और कौन सा वाला एंगल आप कंसीडर करोगे इस फॉर्मूले में? हर सेकंड फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी, तो आप इसमें कौन से वाले सेकंड की वैल्यू रखोगे? तो आप क्या मानते हो कि सर आप बहुत छोटे इंस्टेंट की बात कर लेते हो, उस छोटे इंस्टेंट में आप फोर्स कांस्टेंट मान सकते हो, बहुत छोटा इंस्टेंट। तो उस छोटे से इंस्टेंट में आप क्या बोलोगे, छोटा सा वर्क डन होगा उस फोर्स के द्वारा, तो आप उसको बोल देते हो F.ds। ये छोटे से इंस्टेंट में वर्क डन होगा, ठीक है, हमने बहुत छोटे इंस्टेंट की बात कर ली है। तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क डन क्या होगा? सर टोटल वर्क डन निकाला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ F.ds। अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वो छोटे छोटे जो इंस्टेंट पे आपने वर्क डन निकाले dw 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 सबको ऐड ऑन करके आप टोटल वर्क डन निकालते हो।
अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने कहा फोर्स की वैल्यू रखना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखना है, उनके बीच का एंगल रखना है। बट अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको पता नहीं कौन से वाले फोर्स की बात करोगे, हर सेकंड तो फोर्स अलग है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे सर, अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो आप क्या लिखते हो सर, W = इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। आपको फोर्स वेरिएबल पता होता है, आप उस वैल्यू रखते जाओगे, लिमिट्स रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इससे एक चीज और समझ में आ रहा है कि सर अगर अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मुझे ग्राफ दे रखा है, कोई भी ग्राफ दे रखा है मान लो ये, तो दैट मीन्स द एरिया अंडर द कर्व इज गिवन, एरिया अंडर द कर्व is nothing but is equal to work done. Work done is equal to integration of ds, right? और इंटीग्रेशन ऑफ f ds क्या देता है सर, f और ds जो भी s वेक्टर के बीच का जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ f ds, ये हमने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या देता था, y और x कर्व के बीच के एरिया की बात करता था। यहाँ पे y एक्सिस पे f है और x एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके कर्व का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट वर्क। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अगर आपको कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, इस पे और इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट। आपको एक फोर्स दे दिया, वेरिएबल है फोर्स की, आपने बोला कि सर टाइम पे डिपेंडेंट आपको दे दिया या एक्स पे डिपेंडेंट एक्स दे दिया, f = x² + 2x दे दिया, वेरिएबल फोर्स दे दिया, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स है, तो आप बोलोगे उसको इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल पाओगे। या फिर आपको ऐसा एक कर्व दे दिया और उसने पूछा व्हाट इज द वर्क डन इन बिटवीन दीस टू पॉइंट्स या दीस टू टाइम, ऐसे पूछा उसमें, तो वो थोड़ा सा कर्व की हेल्प से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें किसी कोई डाउट है, एनी डाउट्स? नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ने आगे बढ़ते। अब वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब भी आप कोई वर्क करोगे तो आप क्या करोगे, आपकी एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो आप बोलते हो थक जाते हो, है ना। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, वो आपके वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो इसीलिए हम बात करेंगे कुछ एनर्जीज की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन। किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप बोलोगे पर ड्यू टू मोशन जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कोई मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे गिवन होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन एज हाफ mv। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन मतलब समझो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी is given as half mv square where m is the mass and v is the speed। v ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, स्पीड होती है। या आप कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि v का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। वो बॉडी कहाँ रखी है, वो सिस्टम कैसे बना है,
तो वो उस पर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर आपने बोला सर किसी बॉडी को उठा के आप किसी हाइट पर रख देते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो बेसिकली आपने क्या इसकी पोजीशन चेंज की तो आपने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया। अगर इसकी हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैंने कहा मान लो किसी भी सिस्टम को आप बोलते हो कि वर्क डन करने की बात करते हैं, राइट। सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन किया गया है, ठीक है, मैंने कहा सर कैसे भी करके अगर एक बॉडी है, इस बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ रखने में मैंने कोई वर्क डन किया होगा, दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स on that body in basically putting that system from somewhere to somewhere is called potential energy. वही वर्क डन आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट टर्म कुछ ऐसा नहीं होता, उसमें आपको एक ना एक रेफरेंस लेना पड़ता है, और आप हमेशा बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मैटर करता है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। एक रेफरेंस पे जीरो ले लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में बातें करने लगते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उस पॉइंट पे जीरो है, इस पॉइंट पे एक्स है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा ना। तो अगर उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू x है, इसका मतलब वो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट एनर्जी कुछ भी नहीं होती है। अगर एब्सोल्यूट लिखा भी है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं रेफरेंस मैंने जीरो मान रखा है और उस रेफरेंस से कितना डिफरेंस है वो बताया गया है। तो आप बोलते हो कि सर कभी भी मान लो ये दो पॉइंट है, तो आप बोलते हो जब एक बॉडी को यहां से यहां ले जाने में स्लोली, बहुत स्लोली, राइट, ऐसा स्लोली कि सर आप बोलोगे उतना ही फोर्स लगाओगे जितना जरूरी है, बहुत स्लोली इधर से इधर लेके जा रहे हो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू से डिनोट करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जितना एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मतलब कोई इसको लेके गया होगा ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने में जो मैंने वर्क डन किया होगा किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किया होगा, और वही वर्क डन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि सर ये बहुत स्लोली लेके जाते हैं, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब हर हमेशा एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या है सर, हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना उतना रिक्वायरमेंट है ना। अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स एक्स्ट्रा लगा देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, मतलब नेट फोर्स हमेशा जीरो जैसी कंडीशन होनी चाहिए। तो आप बोलोगे स्लोली अगर हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे लेके जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे और भी, पर ये बेसिक डेफिनेशन है कि हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम और भी बोल सकते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होगे वो किसको बैलेंस आउट करने के लिए लगा रहे होगे, इस कंजर्वेटिव फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए लगा रहे होगे। तो आप बोलोगे कि सर या तो आप बोलोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव निकाल लो, वो डेल्टा यू होता है, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा मान लो ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड से एक m मास की बॉडी को मैं h हाइट तक ले गया स्लोली, मतलब ये यहाँ पे रखी थी तो यहाँ पे भी ये चुपचाप रखी होगी, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड आप अगर निकालने जाओगे तो जीरो ही आएगी, मतलब मैं बहुत स्लोली इस बॉडी को ऊपर लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो आप बोलोगे यहां से यहां ले जाने में कितना फोर्स, कितना वर्क डन किया होगा इस एक्सटर्नल फोर्स ने, वही आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। मैंने कहा सर इस पे जरा देखो, किसी भी पॉइंट पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं mg। आपने बोला एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इसको बैलेंस आउट करने जाने के लिए लगा रहे हो, हमेशा उतना ही फोर्स लगाओगे जितना इसके लिए जरूरी है। एक्सटर्नल फोर्स से उतना लगाऊंगा mg के बराबर, mg से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, mg से ज्यादा लगा दिया तो आप बोलोगे सर उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। डेफिनेशन आपको तभी वैलिड होती है जब आप इसको बहुत स्लोली यहाँ से लेके जाओगे, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। अब आप देखो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, और ये एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है,
हमेशा mg के बराबर है, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ रहा है, देखो तो दैट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इनटू हाइट h। F डॉट डी लोगे, फोर्स भी ऊपर की तरफ है, हाइट भी ऊपर की तरफ है, एंगल कितना हो गया 0, तो cos 0 इज 1, so that is equal to mdh। that is equal to change in potential energy। यही पढ़ा हुआ है आपने? अरे यही पढ़ा हुआ है कि नहीं? कुछ तो बोलो। यस सर। है ना? तो आप बोलोगे सर work done by external force equal to mgh and that is the potential change in between these two points। अब देखो मैंने कहा सर यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से निकाल लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? सर हर पॉइंट पे ग्रेविटी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, अगर आप देखोगे तो बेसिकली कितना लगाओगे, माइनस mgh हो जाएगा। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज हियर इज माइनस mgh। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, तो इसका नेगेटिव ले लो, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल में काउंट होता है। एक्चुअली जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो पूरे सिस्टम की बात करते हैं। Actually, this is not the change in the potential energy of that particle. This is the change in the potential energy of particle and Earth. Earth and particle की potential energy में change है, तो Earth और particle एक सिस्टम के अंदर काउंट होते हैं। एक सिस्टम के अंदर जब काउंट होंगे तो आप बोलोगे सर ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है, इंटरनल फोर्स में काउंट होने लगता है, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका नेगेटिव कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, यही आ जाएगा वापस से। तो ध्यान रखेंगे कि सर इसकी डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आगे भी कई चैप्टर्स में यूज होने वाली है। आगे हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वहां पे भी यही डेफिनेशन आपकी काम आएगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा सर फोर्सेस टू टाइप से डिवाइड होते हैं। फोर्सेस आर बेसिकली हमारे मतलब के होंगे, एक होंगे कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। बेसिक डिफरेंस पता है इनके बीच का? बेसिक डिफरेंस पता है क्या होता है? एनीवन कोई बता सकता है? एनीवन आंसर करो यार। रॉबिन, टाइम, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, क्या है ये, क्या बताना चाह रहा हूँ? चलो खैर, मैंने कहा सर इसका, अरे कोई तो बताओ यार, किसी को भी नहीं पता कंजर्वेटिव फोर्स। द कंजर्वेटिव फोर्स वो होगा जिसमें वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर्षित, पास्ट, यार क्लास में बैठे हो यार कि नहीं भी बैठे, मुझे लग रहा है यार सबका है ना, तुम लोगों को वीडियो ऑन करवाना पड़ेगा यार, तो पता तो चले तुम लोग बैठे भी हो, जस्ट की बस कनेक्ट करके छोड़ दिया है। आर्यन, आस्तिक, ग्लेडी, जतिन, आवाज नहीं आ रही किसी की भी? जयरेन, मदन, नमन। पाथ इंडिपेंडेंट इज व्हाट इज पाथ इंडिपेंडेंट? फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस जिनकी वजह से किया गया वर्क डन वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट मींस इट ओनली डिपेंड्स ऑन initial and final position। initial and final position ओनली मतलब वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ऐसे फोर्सेस को ही हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैंने कहा सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब वर्क डन उनका कैसा होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। अगर आप अलग अलग पाथ से जा रहे हो
तो आपका अलग अलग वर्क डन आएगा, भले ही आप 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हो। ठीक है, मैंने कहा इसका एग्जांपल की बात अगर करेंगे तो देखो एग्जांपल क्या होगा, ग्रेविटी। इसका एग्जांपल है लो फ्रिक्शन। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल आते हैं। ठीक है, मैंने स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं कैसे भी पहुंचूं, मैं डायरेक्टली पहुंचूं या मैं ऐसे घुमा फिरा के पहुंचूं इस पॉइंट पे, आप बोलोगे दोनों के बीच का जो वर्क डन आएगा बाय द ग्रेविटी विल ऑलवेज बी mgh। कैसे भी पहुंचूं मुझे उससे मतलब नहीं है। जबकि फ्रिक्शन में आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शन तो क्या हो गया, जितनी देर ज्यादा रब करेगा, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा आप बोलते हो हीट लॉस होता है। अगर आपका रास्ता ज्यादा लंबा है तो आप बोलोगे फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा हीट लॉस होगा। अगर रास्ता छोटा होगा तो आप बोलोगे फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉस कम होगा। 2 पॉइंट के बीच में अगर रास्ते अलग अलग होंगे तो वर्क डन भी अलग अलग आएगा। तो आप बोलोगे इसीलिए ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। Potential energy is only defined for conservative force। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच का आपने क्या बोला, वर्क डन है। अब आपने बोला इन 2 पॉइंट के बीच में कोई वर्क डन करना पड़ेगा तो आप बोलोगे भाई इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। अब अगर अलग अलग रास्ते से जाओगे तो अलग अलग वर्क डन आएगा, तो इन 2 पॉइंट के बीच में कोई यूनिक पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइन कर पाओगे क्या, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर उस पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं बचेगा। इसलिए द पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बात कर लो, वरना हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ध्यान रखना, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, वरना आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट्स? सिंपल चैप्टर है, देखो छोटा सा चैप्टर है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एवरी ईयर। और बहुत बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, ये भी बता दूं मैं। ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आते इससे, बस हमें बेसिक डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती, बस वहीं पे हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैं कहता हूं अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से कंसेप्ट सीख लो और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो कुछ प्रैक्टिस के साथ। मैं कहता हूं फिर भी आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जरूर सीखना पड़ेगा। जितना कंसेप्ट आप क्रैश कोर्स में सीख सकते हो सीख लो। अगर आपके पहले से ही कंसेप्ट बहुत वीक है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कंसेप्ट पे फोकस करें और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो क्लास में थोड़े क्वेश्चंस करा देता हूं डीपी वगैरह उन पर फोकस करें, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। बट वही बात है कि करना तो अभी आपको पड़ेगा। 45 डेज बचे, एग्जैक्ट 45 डेज आपके पास कह सकते हो कि बचे हुए हैं। 45 डेज में मेन फोकस कंसेप्ट और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी अगर मैं ढंग से कर लिया तो 120 मार्क्स तो केवल इन 2 चीजों से आ जाते हैं। और थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ली तो 120 से 140 के अराउंड पहुंच जाते हैं। तो हम एक सिलेक्शन की दहलीज पे पहुंच सकते हैं। तो फिजिक्स में मार्क्स आना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो फिर बहुत कुछ डिफिकल्ट है। चलो, तो देखा ही होगा आपने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने, है ना। अगर हम बात करते हैं छोटी मोटी हाइट्स के लिए बात करते हैं, जब जी की वैल्यू कैसे लेते हैं, हम कांस्टेंट लेते हैं। जब जी की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं तो आपको पता है कि सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर h हाइट है तो आप बोलते हो कि सर m मास को इधर से उधर ले जाने में, ऊपर ले जाने में आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, -m होगा। अब यही ऊपर से नीचे लाने में कितना होगा वर्क डन बाय, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, mgh के बराबर हो जाता है। दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, अगर यही चीज उल्टा कर देंगे तो नीचे लाओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखो इन 2 पॉइंट के बीच की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है। हम क्या लेते हैं, हम रेफरेंस ले लेते हैं ग्राउंड पे 0। हमेशा ग्राउंड पे 0 की इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हम बताते हैं हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए हम ग्राउंड पे 0 ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोलते हैं mgh। आपने बोला अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 ना मान के मैं कुछ मान लूं x है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी x + mgh। इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो फर्क नहीं पड़ता आपने रेफरेंस क्या ले रखा है, वो डिफरेंस हमेशा mgh ही रहेगा।
अगर इस पॉइंट पे 0 मान रखा है तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एमजीएच हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पे आपने बोला 2 जूल है ऑलरेडी, ग्राउंड पे 2 जूल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ पहुंचने में एमजीएच हो आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करते हैं वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। मैंने कहा एक और होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स जरा देखो क्या होगा। मैंने कहा सर स्प्रिंग तो आपने देखी थी ना, अगर आप इस स्प्रिंग को एक एफ फोर्स से जब आप आगे की तरफ खींचते हो तो सर स्प्रिंग एक अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। अगर आपने इसके ओरिजिनल से x डिस्टेंस बाहर की तरफ खींचा तो स्प्रिंग फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा सर, kx आएगा, अंदर की तरफ आएगा, राइट। x अगर बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पॉइंट का बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगा। इसीलिए अगर हम अलग से लिखते हैं ना स्प्रिंग फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ k, इसका मतलब x के ऑपोजिट लगेगा। अगर आपने इसको कंप्रेस किया अंदर की तरफ, अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया अंदर की तरफ, एक फोर्स लगाया, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट अंदर की तरफ x लेंथ कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, दैट इज इक्वल टू kx। फिर k क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है। k क्या होता है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप क्या बोलते हो कि सर अगर ये ओरिजिनल लेंथ थी स्प्रिंग की, यहां से यहां तक इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था। अगर आपने x लेंथ इसको इंक्रीज किया है तो व्हाट इज द वर्क डन, आप बोलोगे सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस हाफ kx स्क्वायर। कैसे लिया होगा देखो, जैसे जैसे x बढ़ेगा घटेगा आप बोलोगे फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है। तो आपने क्या किया सर, x लेंथ पे जाके मैंने छोटा सा फोर्स ले लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, x की वैल्यू 0 से लेके, अब चाहो कैसे लिख लो, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स डॉट dx, और लिमिट कहां से कहां, जब x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू x तक, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आप किसी भी इंस्टेंट पर लिखोगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, माइनस ऑफ kx हो गया, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो टोटल वर्क डन जो बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, हाफ kx स्क्वायर माइनस का। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना आ जाएगा, आप बोलोगे हाफ kx, ठीक है। अगर मैंने बोला ऑलरेडी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां, फ्रॉम x1 से x2, पहले ही आपने x1 तक खींच रखा था उसको। अब आप बोलते हो कि सर उसकी जो टोटल लेंथ है वो x2 कर दी, एक्सटेंशन कितनी कर दी है, x2 कर दी है, तब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा सर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ k x2 स्क्वायर माइनस x1, ठीक है। अगर 0 से लेके x तक खींचा है तो आप बोलोगे सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के x स्क्वायर। लेकिन अगर ऑलरेडी x1 तक खींचा हुआ था और आप बोलते हो कि x1 से x2 ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग में ये कई बार यूज होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे थी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, तो जब x लेंथ पे गई तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वही हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। चेंज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल हमने बोला नेचुरल लेंथ पे उसको 0 बोल दिया, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, चेंज के बराबर होगी। तो कभी-कभी हम उसको एब्सोल्यूट भी बोल देते हैं अगर हमने रेफरेंस क्या ले रखा है, ओरिजिनल लेंथ पे ले रखा है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली आपके कई बार यूज होते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है, तो इसलिए इनको डायरेक्टली आप रखेंगे तो आई थिंक काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक कुछ बातें हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की बातें की हमने, काइनेटिक एनर्जी की बातें की। एक चीज और सीख लेते हैं जरा, इक्विलिब्रियम पता है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब कोई बताएगा, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कब होती है, ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं,
Anyone? No one. Sir, balance due to equal and opposing forces. टोटल फोर्स 0 होगा। जब नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 होता है तो हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉइंट मास की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जब एक किसी पॉइंट मास पे नेट फोर्स 0 हो तो हम बोलते हैं वो पॉइंट मास कैसा हो, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, एक और चीज देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूँ। वर्क डन की बात करें तो कितना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू F डॉट ds, ऐसे लिखते थे एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U एज वेल। आप चाहो तो कंजर्वेटिव फोर्स लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स कौन सा आएगा, कंजर्वेटिव आएगा। और आप बोल दो कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा U, यही पढ़ा हुआ है ना। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होगा, वही पोटेंशियल में चेंज के बराबर होगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा, ये डेल्टा U इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ d। मैंने कहा यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन साइन अगर दोनों तरफ से हटाओगे तो सर एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, दैट इज इक्वल टू Fc इक्वल टू माइनस du by dr। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ये d मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया बिकॉज ये डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ये स्पेशल टाइप का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो अगर u तो एक पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्केलर क्वांटिटी है, अगर u एक फंक्शन है किसी x y z का, किसी का भी, u क्या है सर, एक फंक्शन होगा, x का होगा, y का होगा, z का होगा। u पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, और आप उससे क्या निकाल रहे हो, आप कंजर्वेटिव फोर्स निकालो, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे हो। तो इसका मतलब वो कैसे निकालोगे, कंजर्वेटिव फोर्स निकालने का तरीका होगा सर माइनस du बाय dx आई कैप माइनस du बाय dy j कैप माइनस du बाय dz, ठीक है। देखो r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। ये dr ले गया, चलो यहाँ पे भी dr ले लेते हैं। तो dr क्या हो जाएगा सर, dr वेक्टर हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका u एक फंक्शन दे रखा होगा, आपका वेक्टर नहीं होगा, u एक फंक्शन होगा, मतलब 4xy प्लस 2xz प्लस 3x, मतलब वो x y z कोऑर्डिनेट पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही होगी। तो एक फंक्शन दे रखा होगा, आपसे अगर फोर्स का वैल्यू निकालना है, बताओ इस पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स के बेसिस पे डिफाइन हो रही है, ठीक है, किस फोर्स की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। तो दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dr, ऐसे लिखते हैं, डेल ऑपरेटर होता है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dx i कैप। इसका मतलब उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब y और z को कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। फिर आप लिखोगे i कैप माइनस du बाय dy j कैप। इसका मतलब आप उसी u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, बट उस चीज पे ध्यान रखना कि सर आप x और z को कांस्टेंट मान के सॉल्व करना है। सिमिलरली आप बोलोगे माइनस du बाय dz k कैप लिखोगे, मतलब अब u को आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे z के रिस्पेक्ट में, तो x और y को कांस्टेंट मान के करना है, ठीक है। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होगा। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे तब शायद आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे हम बता नहीं पाएंगे, स्पेशली होगा। मैंने एग्जांपल की बात कर लिया, मैंने कहा u इक्वल टू दे रखा था 4xy प्लस 2yx। मुझे फोर्स बताना है सर, ये पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स की वजह से है। तो आप बोलोगे F इज इक्वल टू, लिखोगे माइनस du बाय dx आई कैप माइनस du बाय dy j कैप। k कैप वाली टर्म नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं, इसका मतलब k कैप वाली टर्म कैसी होगी, 0 होगी। तो इसको क्या लिखोगे, जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y को कांस्टेंट मान लूंगा, मतलब x वेरिएबल है तो 4y कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप लोगे du by dx निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 4y आई कैप
x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, केवल x, 4y तो कांस्टेंट था, मैंने कहा यहाँ पे देखो माइनस 2y(x), सॉरी अभी तो ये बचा हुआ है, x y के रिस्पेक्ट में ये आएगा, माइनस तो बाहर है ही, 4y प्लस ये, यार मैंने गड़बड़ कर दी इसको, एक काम करो तो सिंपल ऐड हो जाएगा 6y(x) आ जाएगा, इसमें पावर किसी की 2 मान लो, ये x² मान लो, ये y² मान लो, ठीक है, वरना तो ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे देखो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 4y(x), 4y को मैंने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, सिर्फ x² को डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा दूसरा टर्म क्या है, आप बोलोगे 2y²x, तो आप बोलोगे प्लस 2y, क्योंकि सर x को डिफरेंशिएट किया है मैंने, y को तो कांस्टेंट माना हुआ है, इस तरीके से लिख दिया, मैंने कहा माइनस, अब u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट मानना, सर x को कांस्टेंट मानोगे तो y के ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 4x², y की पावर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, सर वो माइनस 8y(x) नहीं आएगा? 8 ही तो लिखा हुआ है यार, कहाँ 4 पढ़ रहे हो तुम, सर सॉरी, है ना, 2y²x हो जाती है मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक्स है, 2y²x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे सर, 2x तो कांस्टेंट है, y² करोगे तो 4y(x) जे है, तो दिस इज योर फोर्स। तो ऐसा एक फंक्शन दे रखा होगा और आपसे उसको बोला जाएगा बताओ ये u है, तो ये बताओ इसका फोर्स कैसे होगा, तो इस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बड़े आराम से कर पाओगे, इसमें किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे की बात करते हैं। किसी को स्क्रीन ब्लर होती हुई दिख रही है क्या, बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन ब्लर है, भी क्लियर है, ब्लर है, क्लियर है, क्लियर है। शशांक, हर्षित, सर क्लियर है। मदन, योगिता क्लियर है भी या फिर ब्लर है भी? ओके चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, राइट। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम का हमने मतलब क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब था कि फोर्स कैसा होता है, किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो हम बोलते हैं सर वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। पहली चीज खत्म होते हुए दिखता है, तो आप बोलोगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इक्विलिब्रियम भी कई टाइप के होते हैं, मैंने कहा मान लो ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ठीक है। अगर इस बॉडी को मैं यहाँ पे रखूं तो देखो बॉडी, आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे रेस्ट पर है, नेट फोर्स इस पे 0 आ रहा होगा तो आप बोलोगे रेस्ट पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे भी बॉडी को रख दूं
टॉप पे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ये बॉडी रेस्ट पर होगी, और आप बोलो यहाँ पे भी रख दो तो यहाँ पे भी बॉडी रेस्ट पर होगी, मतलब ये तीनों ही पॉइंट पे इसका नेट फोर्स कितने आ रहे होंगे, 0 आएगा। अगर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा तो कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आएगा तो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। बट दीज 3 पोजीशन आप बोलते हो, यहाँ पे भी आप बोलते हो कि नेट फोर्स 0 होगा, यहाँ पे भी आप बोलते हो नेट फोर्स 0 होगा, और यहाँ पे भी आप बोलते हो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। बट तीनों ही पोजीशन जो है अलग अलग पोजीशन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके आगे रख दूं तो वहां पे भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, उसके चुपचाप से वहां रह जाएगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं ना तो ये बॉडी अब रेस्ट पे नहीं रहेगी, अभी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। या मैं इधर की तरफ शिफ्ट करूं तो ये वापस भाग जाएगी इधर की तरफ। जबकि इस बॉडी को अगर मैं थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करूं तो ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगी, या फिर मैं इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करूं तो ये वापस अपनी तरफ आने की कोशिश करेगी। ऐसे ही होगा, आया ना? तो आप बोलोगे कि सर इसको हम बोलते हैं, देखो ये इक्विलिब्रियम पे तो है, बट जैसे ही आप इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करोगे, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो ये बॉडी अपने इक्विलिब्रियम से दूर भागने की कोशिश करेगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये अपने इक्विलिब्रियम पे रुकेगी नहीं, आप इसे मौका दोगे तो ये यहाँ से भागेगी। जबकि इसको आप मौका दे भी रहे हो तो भी ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, यहाँ पे आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम होती है। यहाँ पे हम कोई बात नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखना, इस यूनिवर्स में हर बॉडी यही चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो, मैं एकदम कम से कम एनर्जी के साथ रहूं। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, रुक तो गया, लेकिन जैसे इसको आप मौका दोगे ये अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भागता है। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर वो ऐसी पोजीशन पर रखा है जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम है। तो अगर आप मिनिमम है मतलब सबसे कम है, अगर आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो ये हमेशा क्या चाहती है, मैं कम से कम रखूं, तो हमेशा ये मिनिमम की तरफ भागेगी, इसलिए ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागने की कोशिश करेगी हमेशा, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये चीज तो आपको पता है कि अगर यहाँ फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है सर, फोर्स इक्वल टू माइनस du/dr है ना। तो आप बोलोगे सर माइनस du/dr तीनों ही जगह 0 है, यहाँ पे भी माइनस du/dr 0 होगा, और यहाँ पे भी माइनस du/dr। ठीक है, अब जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अगर आपको याद हो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप क्या बोलोगे, कोई चीज अगर मैक्सिमम, चलो इसको माइनस साइन लगाते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड x 0 है, मतलब आप बोलोगे सर du/dr का मैग्नीट्यूड 0 है। अगर आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब d2u/dr स्क्वायर इज लेस देन 0, और यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, सर मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट है ये, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना भाई सबने। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो जरा देखो, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाने जाऊं तो कैसा बनेगा, x के साथ। पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं x के साथ तो कैसा बनेगा, ये ग्राफ का शेप भी कुछ ऐसे ही हुआ। देखो यहाँ पे आप बोलते हो कि सर स्लोप कैसा है ना, 0 आना चाहिए। ग्राफ का स्लोप देखो, du/dr क्या दे रहा है सर, ये u है ना, du/dx की बात कर लो आप, है ना। आप बोलोगे सर अगर इस डायरेक्शन को आपने क्या माना था, x माना है, तो du/dx की बात कर लो। r में केवल हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, x की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x मान, सिर्फ x डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे u और x का जब रिलेशन बनाया तो देखो इस पोजीशन पे फोर्स स्लोप 0 आना चाहिए। मैंने कहा देखो यहाँ पे स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पे भी स्लोप 0 आएगा, और इस पॉइंट पे भी स्लोप 0 आएगा। स्लोप 0 मतलब फोर्स 0, क्योंकि फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय du/dx। अब जरा यहाँ पर देखो, अगर आपने इसको पॉजिटिव x की तरफ धक्का दिया तो बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है सर, पॉजिटिव x की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ ही चली जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पॉजिटिव x की तरफ शिफ्ट किया
तो आप क्या बोलोगे सर इस पे नेट फोर्स भी पॉजिटिव एक्स की तरफ ही चल रहा है, मतलब ये बॉडी पॉजिटिव एक्स की तरफ ही भाग रही है, मतलब फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर जैसे ही मैं इस पॉइंट के थोड़ा आगे बढ़ूंगा मतलब यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे स्लोप देखो कैसा है सर, स्लोप कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव है, ढलान है, स्लोप कैसा है, ढलान है, बट फोर्स किससे गवर्न होता है, फोर्स गवर्न होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स से। अगर ढलान है मतलब डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है, उसमें एक माइनस साइन जोड़ दोगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सर फोर्स किधर आ रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। ऐसे ही अगर पीछे की साइड देखोगे तो क्या आएगा, आपने पीछे की तरफ शिफ्ट किया तो फोर्स इधर पीछे की तरफ ही लगेगा, मतलब फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। मैं कहता सर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो स्लोप कैसा आएगा, चढ़ाई दिख रही है, चढ़ाई चढ़ाई दिख रही है मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। सर ये माइनस साइन उसको नेगेटिव बना देगा, देखो फोर्स कैसा लग रहा होगा, नेगेटिव लग रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही इन पॉइंट्स पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट इसमें देखो याद रखने वाली क्या चीज है कि सर देखो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन चली गई मतलब क्या हो गया, चली गई मतलब मैं दिख नहीं रहा हूँ, क्या हुआ, बाकी लोग एनीवन, सर आ रही है। किसान बेटा क्लियर आ रही है, अभी भी अटक गई, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है, यस सर। यस सर। किसान देखो अपने एंड पे क्या कर रिवाइंड करो। तो कहने का मतलब है इसमें याद रखने वाली क्या चीज है कि सर इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो का, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ये पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स ग्राफ अगर आप बनाना चाहोगे। देखो इस पूरे ग्राफ में यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दिखेगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिख रही है, ये बीच का इससे कोई बात नहीं कर सकते। तो अगर मैं इससे ग्राफ बनाने जाऊं तो कुछ ऐसा शेप का ग्राफ बनेगा, शेप कुछ ऐसा होगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे यूज भी होता है, इसलिए मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन किया। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ो। एनी डाउट्स? नहीं, चलो अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हो गई वर्क एनर्जी एंड पावर में। मेनली हमारी देखो वर्क, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। या तो क्वेश्चन कोलिजन से आता है या वर्क एनर्जी थ्योरम के पोर्शन से आता है। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने बोला कि सर टोटल वर्क डन is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. The total work done by all the forces on the body is equal to the change in kinetic energy of the body. That's it. जितना भी वर्क डन आप करोगे सारे फोर्सेस के द्वारा जो नेट वर्क डन आएगा that is equal to the change in kinetic energy of the body. ठीक है, मैंने कहा इस वर्क डन में टू टाइप के वर्क डन होंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप क्या बोलोगे सर, ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसको मैं माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ जाएगा, डेल्टा के, यहां से इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का डेल्टा यू हो जाएगा। टोटल वर्क डन, ध्यान रखना कोई भी फोर्स मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी फोर्स मिसिंग हो गया तो फिर आपसे बात नहीं बनेगी। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, जब हमने मैकेनिकल एनर्जी और नहीं बात की थी, मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी।
total change in the kinetic energy plus total change in the potential energy equal to change in the mechanical energy, because mechanical energy is nothing but the kinetic energy plus potential energy. तो ये तो हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ से हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी एक लॉ बन जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो, आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। If the work done by non-conservative forces are zero, then the mechanical energy is constant, because see, work done by non-conservative forces is equal to change in mechanical energy. अगर ये जीरो आ जाएगा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जीरो आएगा मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल should be equal to kinetic energy final plus potential energy final, that's it। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसका यूज बहुत होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इफ द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो। इसमें लोग पता क्या सोच लेते हैं कि सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होने ही नहीं चाहिए। मैंने कहा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर है भी तो उनका वर्क डन जीरो आना चाहिए। अगर उन फोर्सेस का वर्क डन जीरो है तो आप बोलोगे यस द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो, तो आप बोलोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। चलो देखते हैं। मैं तो मान लो ये एक पेंडुलम है, इस टाइम इसकी लेंथ एल है, इस टाइम पे इसकी स्पीड जो है वो भी है। आपको बताना है ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा, कितने मैक्सिमम कितने एंगल तक जाएगा या कितनी हाइट तक जाएगा और ये वापस आ जाएगा। ठीक है, आपको बोलना है कि मैक्सिमम कितना एंगल तक ये जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मास ले लिया है। आप जरा देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे बस मुझे ये बता दो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एनीवन? बोलो भाई। सर एक तो इसका खुद का मास लगेगा एमजी नीचे की तरफ। क्या लग रहा है? एमजी नीचे की तरफ, एमजी नीचे की तरफ, और टेंशन कितना लगेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। अब ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो मुझे मालूम है, बट टेंशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टेंशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप बोलोगे सर क्या करूं, कैसे अप्लाई करूं? मैंने कहा जरा देखो किसी भी इंस्टेंट देखो यहाँ पे बी कैसा है, इधर की तरफ है, टेंशन की तरफ ऊपर की तरफ। यहाँ पे जब ये बॉडी पहुंचेगा तो वी देखो किधर की तरफ, वेलोसिटी इसकी होगी इधर की तरफ, और तब टेंशन किधर होगा, इधर की तरफ। मतलब यहाँ पे भी टेंशन और वी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एट एवरी इंस्टेंट टेंशन और वेलोसिटी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर मैं छोटे छोटे इंस्टेंट में निकालूं, छोटे छोटे इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रहा होगा तो फोर्स किधर लग रहा होगा, टेंशन की डायरेक्शन में। So at every instance tension is perpendicular to the velocity. It means at every instant tension is perpendicular to the displacement. So work done by tension is going to be zero. Because force and displacement perpendicular है, तो आप बोलोगे total work done by tension कितना हो जाएगा, zero. I hope this is very clear. टेंशन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बट फिर भी आप बोलोगे सर उस टेंशन का वर्क डन कैसा है, जीरो है। ठीक है, तो आप बोलोगे टेंशन का वर्क डन जीरो है, तो मतलब केवल और केवल कौन है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगी, कंजर्व होगी।
मैंने कहा मान लो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली, 0 मान ली। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे जाकर रुक गया होगा, यहाँ से ही वापस आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, 0। अगर इस आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आप बोलोगे सर अगर ये हाइट यहाँ से देखा जाए तो बॉब कितना ऊपर चला गया, h हाइट ऊपर चला गया, तो बॉब की पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा सर, mgh के बराबर। मुझे हाइट से ही मतलब है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में तो कोई वर्क करेगा ही ना। जो कुछ वर्क करेगा वो कहाँ करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किधर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो आप बोलोगे पोटेंशियल में चेंज भी कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन के वर्क डन से मतलब है। तो आप बोलोगे ये बॉब कितनी हाइट पर चला गया, h हाइट पे, तो आप बोलोगे वर्क डन कितना, पोटेंशियल में चेंज कितना आ गया, mgh। यहाँ अगर 0 माना था तो यहाँ कितना आ गया, mgh। 0 आप अपने हिसाब से मान सकते हो कहीं भी, लोअर मोस्ट पॉइंट को जनरली हम 0 मान लेते हैं। बट आपने क्या बोला कि सर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, आपने बोला इनिशियल कितनी थी, हाफ mv², फाइनल कितनी है, mgh। ये 0 हो गया, m से m कैंसिल हो गया। सर h की वैल्यू देखो कितनी आई है, h जो आ रहा है वो आ रहा है v²/2। बट h तो हमने एज्यूम किया ना, मुझे थीटा निकालना है, कितना थीटा हो गया, राइट। तो आप बोलोगे जरा देखो, अगर ये l, ये डिस्टेंस कितनी है, l है, ये लेंथ है ना, ये लेंथ अगर l है तो देखो ये थीटा बना है, तो आप बोलोगे ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, l cos थीटा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l sin थीटा। ठीक है, तो अगर h की बात करें तो h है कितना, आप बोलोगे l, यहाँ से यहाँ तक l था और यहाँ से यहाँ तक कितना है, l cos थीटा है, ये l cos थीटा हो जाएगा। तो आप बोलोगे l h को आप l माइनस l cos थीटा भी लिख सकते हो, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, थीटा भी निकाल सकते हो। तो इसमें देखना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम कैसे लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं अगर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 होंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई सारे सॉल्व करने को बोलते हैं। कभी थीटा दे दिया होगा तो एल पूछ दिया होगा, कुछ और पूछ लेंगे, है ना, बोलेंगे सर यहाँ से x हाइट तक पहुंच गया या थीटा एंगल तक पहुंच गया तो बताओ इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बाय अप्लाइंग द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो लगाना कैसे है वो सीखना है मुझे, कोई फॉर्मूला रखना नहीं है, इसमें ध्यान रखना। क्या ये बातें क्लियर है, क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर पाएंगे। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, ध्यान रखना, वहां पे भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। Now we are going to talk about power. Power is equal to rate of work done. मतलब power is equal to work done upon time. अब पावर दो, एक होता है एवरेज पावर और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर आपको पता ही है, मतलब क्या होगा सर, एक पूरा प्रोसेस की बात करेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। एक बड़े इंटरवल की बात हो रही होगी। यहां से आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि पावर कैसी है, क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट आप निकालना चाहो तो जूल पर सेकेंड, वर्क डन की जूल, टाइम की सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, और इसी को हम बोल देते हैं वॉट। पावर की कोई यूनिट जिसको हम बोलते हैं वॉट। ठीक है,
इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया, जब इंस्टेंट बहुत छोटा है, किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम पावर निकालने जाएंगे तो हम उसको पावर इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू dw/dt। रेट ऑफ वर्क डन मतलब क्या हो गया, dw/dt, किसी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे किस स्पीड से पावर जनरेट हो रहा है, दैट इज आप बोलोगे dw/dt। अच्छा, dw को आप क्या लिख सकते हो, f.ds। dw क्या होगा, छोटे से इंस्टेंट पे वर्क डन कितना आया था, f.ds आया था, है ना, dt तो नीचे। अच्छा, ds/dt क्या होता है, कोई बताएगा, ds/dt, एनीवन? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेरी गुड। तो पावर को आप, इंस्टेंटेनियस पावर को आप f.v भी बोल सकते हो। ये केवल इंस्टेंटेनियस पावर को बोल सकते हो, एवरेज पावर को गलती से मत बोल देना। और जब आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। इस पे कुछ क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि सर, उसने दे दिया कि इफ पावर इज कांस्टेंट, उसने बोला एक कांस्टेंट पावर अप्लाई किया जा रहा है किसी बॉडी पे, तो आप बताओ v और x में रिलेशन क्या होगा। v एंड x, x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, रिलेशन पूछा है, या v और t में रिलेशन पूछ लेते हैं। उसने बोला कांस्टेंट पावर इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, तो आपको बताओ सर v और x में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, या फोर्स और x में क्या रिलेशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भैया क्या रिलेशन, या v और t में क्या रिलेशन होगा, या फोर्स और t में क्या रिलेशन होगा, तो इस टाइप से। तो मैंने कहा देखो, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है f.v, और मैं सिंपली इसको क्या f/v लिख देता हूँ, है ना, एंगल मान लेता हूँ 0 है, तो आप बोलोगे f/v होता है। अच्छा, मैंने कहा पावर कैसा है, कांस्टेंट है, ये दे रखा है, तो आप बोलोगे f/v कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। f को क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, f को क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे v और x में रिलेशन चाहिए, तो मैंने कहा सर एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो सर आप कहोगे एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v इंटू dv/dx। मुझे x के टर्म में चाहिए था, इसलिए देखो एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं v इंटू dv/dx। आई गेस सबको क्लियर है ये। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रिप्लेस मार दोगे, तो आप लिखोगे कांस्टेंट इज इक्वल टू मास इंटू v इंटू dv/dx इंटू v। अब x वाले टर्म एक साथ कर लो, v वाले टर्म एक साथ लिख लो, तो मैंने कहा v वाले टर्म एक साथ लिख लिया, तो देखो v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू k/m इंटू dx। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे, कभी पावर कांस्टेंट दे देंगे, कभी फोर्स कांस्टेंट दे देंगे, ठीक है, तो मैंने कहा सर ये रिलेशन यूज होता है, और जनरली फोर्स को ऐसे मास इनटू एक्सेलरेशन, या मास इनटू dv/dt, या मास इनटू v इनटू dv/dx, इसमें ब्रेक करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप बोलोगे सर दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करोगे तो देखो v स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो ये v³ आ जाएगा, प्लस c, जो भी आप मान लो, एंड दैट विल कम एज k/m x प्लस c। तो अगर रिलेशन देखा जाए तो देखो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, आप बोलोगे v³ इज प्रोपोर्शनल टू x, या आप बोलोगे v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। ये रिलेशन मुझे चाहिए था और ये मेरा आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा फोर्स को ब्रेक करना होता है मास इनटू एक्सेलरेशन में, फिर एक्सेलरेशन को v इनटू dv/dt लिखना होता है, वो v इनटू dv/dx लिखना होता है, या फिर dv/dt में कन्वर्ट करना होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मुझे टाइम के साथ रिलेशन पूछा जा रहा था तो मैं एक्सेलरेशन को तब लिखता dv/dt। मुझे रिलेशन v और x में चाहिए था, इसलिए मैंने उसको रिलेशन क्या लिखा, v इनटू dv/dx, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको जरूर करा देता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएंगे। तो ये बातें थी पावर की। पावर दो पार्ट के हो गए, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर को आप f.v भी बोल सकते हो, और इस पे जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपका ये क्वेश्चन करा दिया, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट्स? क्लियर है? तो सर नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर।
चैप्टर ये मोर और लेस खत्म हो गया, बस कोलिजन की बातें हमको करनी है। तो कोलिजन अपन स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं कोलिजन की, बाकी डिटेल में बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बगनर वगैरह निकालना, पोटेंशियल वगैरह निकालना, पोटेंशियल की डेफिनेशन, ये सब बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन जनरली इसी से बन जाता है। मैं बात करते हैं कोलिजन। कोलिजन क्या हो गया? जब भी दो बॉडी आपस में टकरा रही है या टकराने की कोशिश कर रही है, उसको भी हम कोलिजन बोलते हैं, राइट? ध्यान रखना, कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि दो बॉडी आपस में टकराएंगी ही, फिजिकल कांटेक्ट होगा ही होगा तभी आप बोलोगे कोलिजन हो रहा है। आप बोलते हो कि दो बॉडी एक दूसरे का मोमेंटम अगर चेंज करते हैं बिना टकराए भी, तो भी आप बोलोगे कोलिजन हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो कि आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा एटम्स में, राइट? उसमें हमने बोला था एन एटम गोल्ड लीफ को हम कोलाइड कराते हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स को हम कोलाइड कराते हैं गोल्ड लीफ में, गोल्ड न्यूक्लियस में, तो वहां पे भी कोलिजन हो रहा था, वहां पे कई सारे पार्टिकल तो सिर्फ डेविएट हो जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल, राइट? तो आप बोलते हो वो भी कोलिजन में काउंट होते थे। ऑल्दो ये न्यूक्लियस से टकराए नहीं, बट न्यूक्लियस की वजह से इनका मोमेंटम कहीं ना कहीं चेंज हो गया, इसलिए आप बोलते हो ये भी कोलिजन है। तो कोलिजन का मतलब ये कतई नहीं है कि सर रियलिटी में भी आप बोलते हो फिजिकल कांटेक्ट हो, अगर एक दूसरे के मोमेंटम को चेंज कर दिया तो इसका मतलब कोलिजन हो गया। ठीक है, पहली चीज तो हम जब कोलिजन की बातें कर रहे होते तो हम ये मानते हैं कि सर कोलिजन में जो सिस्टम है, जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, उनके बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस पॉइंट को हाईलाइट करके लिख लो। हम मानते हैं कि बाहर से कोई फ्रिक्शन या कोई भी अदर एक्सटर्नल फोर्स उन सिस्टम पे नहीं लग रहा है, उन बॉडीज पे नहीं लग रहा है, ये चीज हम मान के चलते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो मान के चलते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, आपको पता है सर, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। लीनियर मोमेंटम कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एक चीज तो ध्यान रखना, किसी भी स्टेप में किसी भी टाइप का कोलिजन क्यों ना हो, हमें P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल रखना ही रखना है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स जीरो मान के चले। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाली लाइन तो हमें किसी भी टाइप के कोलिजन में अप्लाई कर ही देनी है, आंख बंद करके, इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। बिकॉज चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, सर मोमेंटम कंजर्वेशन तो उस पर लागू होगा ही होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कोलिजन बेसिकली हम दो टाइप के बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। हेड ऑन कोलिजन मतलब इसमें ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग चल रहे होंगे, और आफ्टर कोलिजन भी ये उसी लाइन के अलोंग चलते रहेंगे। मान लिया ये u1 स्पीड से जा रहा है, ये u2 स्पीड से जा रहा है, और आफ्टर m1 v1 स्पीड से जा रहा है, और ये v2 स्पीड से जा रहा है। इनको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। मतलब बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन द लाइन इज सेम, लाइन ऑफ मोशन इज सेम। ये दो बॉडीज एक ही लाइन के अलोंग पहले भी मूव कर रही थी, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी एक ही लाइन के अलोंग मोशन होता रहेगा, सिर्फ उनकी स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट या सीधी जा सकती है, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा होगा, उनको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन का मतलब आमने सामने ही नहीं होता है, आप एक चलती हुई गाड़ी को पीछे से भी अगर ठोकोगे तो वो भी हेड ऑन में काउंट होगा, ध्यान रखेंगे। बट मोशन ऑफ जो दोनों बॉडीज हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए, अलग अलग नहीं, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। दूसरा क्या होता है? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया कि सर हो सकता है कि सर पहले दो बॉडी ऐसे जा रही हो, पहले भी अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं, लेकिन आफ्टर कोलिजन उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एक लाइन के अलोंग नहीं होगी। मान लो ये v1 से चलेगी, ये v2 से। ठीक है, तो अलग आफ्टर कोलिजन या बिफोर कोलिजन वो एक लाइन के अलोंग ही मूव करने होंगी, वो दो अलग अलग लाइन के अलोंग भी मोशन हो सकता है, हमको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। साइड वेज कोलिजन हो गया, राइट? ऐसे जा रहे थे, टकराए और ऐसे चले गए, दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। ये हमारे सिलेबस में ऐसा है नहीं, हमें तो मेनली इस पर फोकस करना है। हाँ, इसकी एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम पढ़ लेते हैं, बस वो भी हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, ये मान के चलो। हमारा तो मेन फोकस रहेगा इस पे, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, यानी हमारी मोशन पहले और बाद में एक ही लाइन के अलोंग होने वाला है। अब एक चीज और जाने, इसमें एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग होता है। मतलब
आप बोलोगे इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो पहले तो बॉडी अप्रोच कर रही होंगी एक दूसरे को और बाद में वो बॉडी सेपरेट हो रहेंगे। कोलिजन से पहले वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही होंगी, कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से दूर भाग रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वही रेशियो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम बोलते हैं E। आपको तो ऐसे याद रखना है सर, E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये याद रखना है विद प्रॉपर साइन। विद प्रॉपर साइन, साइन का मतलब क्या है, सर अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। हम तो सारे पॉजिटिव बना के ये फिगर बना दिया, अगर कोई भी वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी तो उसमें प्रॉपर आपको नेगेटिव साइन कहीं रखना पड़ेगा। अगर V2 नेगेटिव है तो आपको V2 की वैल्यू नेगेटिव में रखनी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। तो विद साइन हमेशा ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे विद साइन प्रॉपर्ली वैल्यूज पुट करनी होंगी। एज सेम एज दैट यहाँ पे भी आपको विद प्रॉपर साइन वैल्यूज पुट करनी होंगी। अगर कोई डायरेक्शन नेगेटिव है तो वहां पे U1 U2 की वैल्यू नेगेटिव भी लिख सकते हो, अगर वो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आप उसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो मेनली आप फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटीज है ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वाले कंपोनेंट की बात हो रही है। हेड ऑन में क्या है, एक ही लाइन है, हेड ऑन में तो एक ही लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, तो सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट उसी लाइन के अलोंग होंगे तो हम सिंपल V2 V1 अपॉन U1 U2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन में सर मोशन जिस लाइन के अलोंग कोलिजन हो रहा है उस लाइन के अलोंग मोशन हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ध्यान रखना जिस लाइन के अलोंग कोलिजन हो रहा था तो वेलोसिटी के कंपोनेंट उसी लाइन के अलोंग लेने हैं, ठीक है। आगे कभी देखोगे तब आपको समझ में आएगा, बस इसमें लिख लो अपने अकॉर्डिंग कि सर जो E है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही डिफाइन होता है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट्स आपने लेने हैं V1 और V2 और U1 और U2 के, सर ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वाली डायरेक्शन में ही लेने हैं। हेड ऑन कोलिजन में तो हमें टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में तो सारे कंपोनेंट एक ही लाइन के अलोंग होने हैं और उसी लाइन के अलोंग कोलिजन होना है। तो हेड ऑन कोलिजन में तो आप बोलोगे U1 U2 V1 V2 बस प्रॉपर साइन के साथ देना, प्लस या माइनस, मतलब कंपोनेंट लेने की टेंशन हमको नहीं है। इसमें थोड़ी सी टेंशन रहती है, तो एक आध क्वेश्चन देखोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी, बट हाँ दिमाग में तो रखना पड़ेगा ना, दिमाग में रखोगे तभी तो जाके चीजें क्लियर होंगी। तो दिमाग में रखना जरूर कि सर ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग डिफाइन होता है। तो ये तो बात हो गई मेनली, आप बोल सकते हो कि मोटी मोटी बातें नहीं कोलिजन के बारे में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। कोलिजन हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, 10-15 मिनट में कोलिजन खत्म होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसमें किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एनीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर टाइप में आपको लगेगी। कोई डाउट है? नो? तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। यार आगे मतलब आज के इतना काफी है, कोई भी डाउट नहीं, आई होप, ठीक है। आपको मैं आज ही एक डीपीपी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप, क्योंकि आज हमने काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन आपसे बने कि नहीं। हो सकता है उस डीपीपी में आपको कोलिजन के भी कुछ क्वेश्चन बन जाए तो आप उनको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर के बाद उनको भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि आपको आज एक वर्क एनर्जी पावर की डीपीपी दे देंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप चाहो तो नीट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो काफी क्वेश्चन तो आपसे अभी बन जाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आमिर सर? जी सर। आप बंद कर सकते हैं? यस सर, कर देता हूँ सर। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है।